चलिए सब लोग ज्वाइन हो गए लगभग। ओके ठीक है। सो क्वेश्चन समझ में आ गया था। यहां से इसके आगे पढ़ाऊं या इसके पहले कुछ पूछना है? इसके पहले कोई डाउट है क्या? यहां तक आई थिंक सबने ट्राई किया होगा, है ना निधि? इक्वेशन 2 कैसे आया? अमरजीत देखिए, अगर इन दोनों का रिजल्टेंट का फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो फॉर्मूला हम लोग कैसे लिखते थे? अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 2q का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2pq, यहाँ पर q की जगह 2q हो जाएगा, इंटू कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू r। ये लिखते थे ना? तो ये जब अंडर रूट हटाएंगे तो ये r स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि ये 2r था तो 2r का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 2r है ना, तो 2r का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2r का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4r स्क्वायर। ठीक है ना? ओके चलिए, अब मेरे पास 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है। इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें आंसर फाइंड आउट करना है, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू एंड आर। ये हमें फाइंड आउट करना है। क्या करें? एक चीज हमें दिख रहा है क्या कि अगर इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 3 माइनस कर दे तो ये p और q का टर्म हट जाएगा, सिर्फ बच जाएगा क्या? 2p पी क्यू कोस थीटा का टर्म बच जाएगा, है ना? ऐड कर देंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर का टर्म में आ जाएगा, है ना? तो ऐड भी करके देख सकते हैं। चलिए मान लीजिए अगर हम लोग ऐड करते हैं तो यहां से क्या आ जाएगा? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5r स्क्वायर, करेक्ट? तो 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, हाँ जी, p स्क्वायर 2p स्क्वायर होगा ना, और क्यू स्क्वायर 2q स्क्वायर। हाँ ये डिवाइडेड बाई 2 चला जाएगा कॉमन लेके, ये 5/2r स्क्वायर ये हो जाएगा ना? ठीक है ना? यस सर। अब ये इसको लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब इसमें से ये इक्वेशन को अगर हम लोग यहां पर पुट करेंगे, यहां पर तो पुट कर नहीं सकते, क्यों? क्योंकि यहां पर पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर होगा टर्म। तो या तो मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ या यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, दोनों में से आइदर इन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3। जब हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे इन इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1, अगर हम लोग पुट कर देते हैं 5/2r स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं r स्क्वायर, दैट मीन्स 2pq cos थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा कितना? r स्क्वायर माइनस ऑफ 5/2r स्क्वायर। ठीक है, r स्क्वायर माइनस ऑफ 5/2r स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? r स्क्वायर माइनस ऑफ 5r स्क्वायर बाई 2 एंड दैट विल बी द इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3r स्क्वायर बाई 2। हमारे पास आ गया 2pq cos थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3r स्क्वायर बाई 2। अब ये 2p cos थीटा को हम लोग पुट कर सकते हैं कहां पे? इक्वेशन नंबर 2 में। टू रिमूव दिस, ठीक है, तो हाँ चलिए इसको डिलीट करता हूं और इस इक्वेशन को दैट इज इक्वेशन नंबर 5 ये मैं पुट कर देता हूं फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 2। अगर मैं ये 2pq cos थीटा का वैल्यू यहां पर पुट करता हूं तो ये क्या आ जाएगा?
पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर। सर हाँ सर इक्वेशन 5 को इक्वेशन 1 में भी तो पुट कर सकते हैं ना? अब इक्वेशन 1 से ही तो इसको निकाला है, वापस से इसी में पुट कर देंगे तो फिर फायदा क्या होगा? ओ हाँ ठीक है सर, हाँ। है ना? तो ये वैल्यू अगर हम लोग इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2pq cos थीटा का वैल्यू हो जाएगा माइनस ऑफ 3r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4r स्क्वायर। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 7r स्क्वायर। ये हो जाएगा इक्वेशन 6। अब मेरे पास दो इक्वेशन है। अगर देखा जाए इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 6, अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो देखिए पी स्क्वायर टर्म कैंसिल आउट हो सकता है। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा? क्यू स्क्वायर, मतलब क्यू आ जाएगा इन द टर्म्स ऑफ आर। आ सकता है ना? अच्छा, इसके पहले किसी को डाउट है तो बोलिए, अदरवाइज ये मैं मिटाने वाला हूं। अनिमेश? नहीं है सर डाउट। ठीक है। अब इक्वेशन, ये मैं इक्वेशन 4 को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5/2 r स्क्वायर, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। इसको भी हटाता हूँ। क्या करें? इक्वेशन नंबर 6 में से इक्वेशन नंबर 4 को माइनस कर देते हैं, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? ये माइनस और ये भी माइनस, ये पी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और बच जाएगा 3q स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? 14 माइनस 5r स्क्वायर, चलो लिख ही देते हैं, 7r स्क्वायर माइनस 5/2r स्क्वायर, दैट विल बी द इक्वल टू 9r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो ये 3 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया यहां से कितना? 3/2r स्क्वायर। करेक्ट? यहां से आ गया 3/2r स्क्वायर। अब अगर मेरे पास ये इक्वेशन है पहले से, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू इतना, तो फ्रॉम इक्वेशन 4 हम लोग क्या लिख सकते हैं? क्यू स्क्वायर का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पर पुट कर दें तो लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस 3/2r स्क्वायर इक्वल्स टू 5/2r स्क्वायर। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू यहां से आ जाएगा कितना? 5/2r स्क्वायर माइनस ऑफ 3/2r स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये ठीक है ना? यहां तक किसी को डाउट है? नो सर। नो सर। पी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया आर स्क्वायर, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 3/2r स्क्वायर, और आर स्क्वायर इज इक्वल टू, तो आर स्क्वायर होगा ही होगा। हमें इन तीनों का रेशियो निकालना है। करेक्ट? चलिए, तो इन तीनों का रेशियो निकाल देते हैं। P इज इक्वल टू लिख देते हैं क्या? R रेशियो √3/√2 R रेशियो R, यही होगा ना? P रेशियो Q रेशियो R। R से R कैंसिल आउट हो गया, ये कितना बच गया? 1 रेशियो √3/2 रेशियो 1। अब चाहे तो आप इसको रेशनलाइज कर लीजिए, या ऐसे भी जैसे ऑप्शन में दिया होगा वैसे आप छोड़ सकते हैं। रेशनलाइज करना है तो √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे थ्रू आउट, तो ये कितना हो जाएगा? √2 रेशियो √3 रेशियो √2। अगर ये ऑप्शन में दिया होगा तो ये सही है, ये दिया होगा तो ये भी सही है। अनिमेश क्लियर है?
√3 5√2 नहीं, इनमें से तो कोई भी मैच नहीं कर रहा है। दो ही ऑप्शन है क्या उसमें? यस सर, 2 ही दिया था नहीं, तो ये दोनों मैच नहीं कर रहा है, ये आंसर सही है। सर। तो दूसरा होगा आंसर शायद। ये आंसर सर है, यही आंसर है। हाँ सर, वही होगा आंसर तब। ये वाला, यस सर। हाँ यही होगा। ठीक है, चलिए हो गया, क्लियर है? कोई डाउट है? नो सर। सर एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। हाँ सर। ग्रुप्स में शेड्यूल जिस तरह शेयर की गई है ना, छपरा वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ, ग्रुप में शेड्यूल जिस तरह शेयर की गई है उसी तरह से आना और अपना लेटर लेके आना साथ में। बिना लेटर के किसी को अलाउ नहीं किया जाएगा। दूसरे शेड्यूल से एक शेड्यूल में कोई बच्चा अलाउ नहीं किया जाएगा। हाँ, ठीक है, सबको अनाउंसमेंट क्लियर है? मिल गया ना मैसेज? यस नो तो बोल दो भाई कुछ तो। यस सर। हाँ यस सर। चलिए ठीक है, ओके सन्या। तो ये था, और किसी को, हाँ किसी ने एक और रिवर एंड बोट का प्रॉब्लम सेंड किया था टू बी डिस्कस इन क्लास। तो वो मैं बता दूं, ये अभी आपको मैंने बताया नहीं है, ये मैं मोशन के 1D मोशन के लास्ट में आपको बताऊंगा। और वो एक कंसेप्ट है रिलेटिव मोशन का, है ना। तो रिलेटिव मोशन में अभी आपको बताया नहीं हूँ, रिलेटिव मोशन मैंने जानबूझ के रोक के रखा है, ये मैं मोशन के लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, सो टिल देन प्लीज वेट रिलेटिव मोशन के लिए। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्लास में जो भी हमारा हो गया था मोशन, और हम लोग पढ़ने जा रहे थे 1D मोशन। तो मोशन के लास्ट क्लास में हम लोगों ने डेफिनेशन देख लिया था, सिलेबस मैंने आपको बता दिया था कि मैकेनिक्स में हम लोग, ओके निधि आपका क्वेश्चन था क्या? हाँ, डीपीपी के लास्ट में दिया गया था, बिकॉज ये जिसका भी डीपीपी है तो उनका वेक्टर में ही वो खत्म हो गया था, है ना। मैं उसको वेट करने के लिए बोला हूँ, बिकॉज मोशन पढ़ने के बाद थोड़ा सा कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा, तो ये आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम आसान है, ज्यादा मुश्किल भी नहीं होगा, पर मोशन के लास्ट में देखेंगे। ठीक है निधि, या आपको मैं अलग से, अगर आपको जरूरत होगा तो मैं अलग से आपको बता दूंगा। सो 1D मोशन लास्ट क्लास में हम लोगों ने देख लिया था कि मोशन किसको बोलते हैं, है ना। फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही डिसाइड करता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, कौन सा ऑब्जेक्ट मोशन में है, ये हमें बताता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना। एक ही टाइम पर एक ऑब्जेक्ट मोशन में भी हो सकता है और वो रेस्ट में भी हो सकता है, आप लोग ये 9th में भी पढ़ चुके होंगे। ठीक है, सो एक स्टेटमेंट यहां से, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये निकल के आता है कि देयर इज नो एब्सोल्यूट रेस्ट एंड मोशन, देयर इज नो एब्सोल्यूट रेस्ट एंड मोशन। दुनिया में कोई भी ऐसा चीज नहीं है जिसे हम कह सके कि ये हमेशा मोशन में ही रहेगा या ये हमेशा रेस्ट में ही रहेगा, ऐसा कोई टर्म नहीं है। These all are respective term, है ना। ये डिपेंड करता है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहां पर है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस किस फ्रेम में बैठा है। तो दो तरह का फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, एक हो जाता है इनर्शियल और एक हो जाता है नॉन इनर्शियल। इनर्शियल फ्रेम उसको बोलते हैं जो कि एक्सेलरेट नहीं कर रहा होता है, जिसके पास एक्सेलरेशन नहीं होता है। नॉर्मली ग्राउंड फ्रेम को इनर्शियल फ्रेम कहते हैं, क्योंकि हम लोग अभी जितना भी हम लोग एक्टिविटी देखते हैं वो कहाँ देख रहे हैं, अर्थ पे देख रहे हैं, है ना। तो अर्थ के साथ साथ हम लोग भी रोटेट होते हैं, इसलिए अर्थ के हर एक पार्टिकल हमें क्या रेस्ट पे नजर आता है, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में नजर आता है। तो ग्राउंड फ्रेम को हम लोग नॉन एक्सेलरेटेड या इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी मैंने बताया था कि
जो न्यूटन्स के जितने भी लॉ है ये सारे के सारे इनर्शियल फ्रेम में ही वैलिड है। मतलब आपको सारे के सारे इनर्शियल फ्रेम में ही सारा कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो क्या नॉन इनर्शियल फ्रेम का जो भी क्वेश्चन आएगा उसको छोड़ देना है? नहीं, उसके लिए भी आपको एक कंसेप्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं स्यूडो फोर्स। नाम तो सुना ही होगा स्यूडो फोर्स। ये आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जब पढ़ाएंगे तब आपको स्यूडो फोर्स का भी कंसेप्ट बता दूंगा कि स्यूडो फोर्स क्या होता है। पर नॉन इनर्शियल को भी हम लोग इनर्शियल फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ स्यूडो फोर्स। ठीक है, सो वो बात की बात है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर आप लोगों को क्लियर हो गया है तो प्लीज से यस और नो। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग टाइप ऑफ मोशन में। ओके अभ्यदित, देन आगे बढ़ते हैं टाइप ऑफ मोशन। रिया, ओके अल्ताफ, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं टाइप ऑफ मोशन। देखिए मेनली वैसे ऑन द बेसिस ऑफ पाथ हम लोग अगर मोशन को डिवाइड करना चाहें तो बोल सकते हैं कि रेक्टिलिनियर मोशन हाँ ये भी बात है, न्यूटन के सर पे अगर एप्पल की जगह ट्री गिर जाता तो इतना पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ता। तो ये भी एक नेचर का वो बोल सकते हो, क्या बोल सकते हैं, विडंबना या लिखित है, जो भी है व्हाटएवर। अब जो है सो है, वो तो पढ़ना ही है। हाँ ये भी है कि अगर सेव नहीं गिरा होता तो आज एसी में बैठने को नहीं मिलता है ना। ये सब जितने भी है ये सब उन्हीं लॉ के बदौलत है। तो टाइप ऑफ मोशन अगर मैं बात करूं ऑन द बेसिस ऑफ पाथ, अगर हम लोग मोशन को डिवाइड करना चाहें तो बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पाथ हम लोग बोल सकते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन को ही हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन, या बोल सकते हैं 1D मोशन, है ना। तो ये तीनों एक ही नाम है, रेक्टिलिनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, 1D मोशन। दूसरा प्रोजेक्टाइल मोशन, जब किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं और अगर एक पैराबोलिक पाथ फॉर्म करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। थर्ड सर्कुलर मोशन, अगर पाथ आपका सर्कुलर हो तो इसको हम लोग बोल देंगे सर्कुलर मोशन। ठीक है, फिर हार्मोनिक मोशन, अगर आपका पाथ टू एंड फ्रो हो, लाइक ऑसिलेशन, है ना। अगर एक पेंडुलम है, अगर ये रोटेट कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, हार्मोनिक मोशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ पाथ ये हम लोग इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं मोशन को। और भी टाइप्स है, जरूरी नहीं कि ये चार ही है। रोटेशनल मोशन है, हार्मोनिक मोशन तो हो ही गया, और भी बहुत सारे पाथ है ना। तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ पाथ। लेकिन अगर ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड की बात करें, टाइम पीरियड मतलब पता है ना आप लोगों को, टाइम पीरियड मतलब टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, जितना भी टाइम लगेगा उसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। मतलब अगर मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पर है, तो ये सर्कुलर पाथ पर गोल घूमने के बाद वापस से ए पॉइंट पर कितने देर के बाद आएगा, दैट टी टाइम विल बी नोन एज टाइम पीरियड। करेक्ट, तो इसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड मोशन को वंस अगेन दो पार्ट में, हाँ आदर्श बिल्कुल सही, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड हम लोग बोल सकते हैं मोशन को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। वन इज
पीरियोडिक और दूसरा नॉन पीरियोडिक। नॉन पीरियोडिक, पीरियोडिक का मतलब क्या हो गया कि एक ऑब्जेक्ट अगर फिक्स इंटरवल के बाद अपने टाइम को अपने पास को रिपीट करता है तो उसको बोलते हैं पीरियोडिक, है ना। एग्जांपल अगर बोले तो वॉच का जो पाथ होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर। और जो आवर्स का जो हैंड है, आवर्स हैंड, वो हमेशा 24 आवर्स के बाद अपने पाथ को रिपीट करेगा। जो मिनट हैंड है वो 1 आवर के बाद अपने पाथ को रिपीट करेगा। इसका मतलब ये जो आवर हैंड है या सेकंड हैंड है या मिनट हैंड है, ये कौन सा मोशन हो गया, ये हो गया पीरियोडिक मोशन। सिमिलरली उस वॉच में लगा हुआ जो पेंडुलम है वो भी क्या करता है कि एक पेंडुलम हर 2 सेकंड के बाद अपने पाथ को रिपीट कर लेता है। ठीक है, यहां से मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचा, फिर मीन पोजीशन को आया, फिर मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचा और फिर मीन पोजीशन को आया। ये करने में उसको टोटल कितना टाइम लगता है, 2 सेकंड। सो उसका जो टाइम पीरियड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 सेकंड। इस तरह के मोशन को हम लोग बोलेंगे पीरियोडिक मोशन। और नॉन पीरियोडिक मोशन जिसका कोई फिक्स्ड इंटरवल नहीं है, वो अपने पाथ को रिपीट भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है, ऐसा कोई भी फिक्स नहीं है। तो ये इसको छोड़ करके बाकी जितने भी मोशन हो जाएंगे ये सब नॉन पीरियोडिक हो जाएंगे। जैसे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आपको जाना है ना, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में जितना भी आपको टाइम लगा है ना, ये पाथ रिपीट नहीं होगा, ये सब नॉन पीरियोडिक मोशन में चले आएंगे। क्लियर। तो ये हो गया दूसरा मेथड डिवीजन के मोशन का। नाउ थर्ड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, on the basis of coordinate, on the basis of coordinate, मोशन को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 1D मोशन, 2D मोशन, 3D मोशन। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो गया, 1D, D4 होता है यूज, यह D4 डायमेंशन, D4 डायमेंशन। इसका मतलब क्या हो गया, अगर ऑब्जेक्ट का मोशन सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में है तो उसको हम लोग बोलेंगे 1D मोशन। या दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन या तो एक्स डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, या वाई डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, या जेड डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, अगर इन तीनों में से कोई एक कंडीशन बनता है तो उसको हम लोग बोलेंगे 1D मोशन। अगर इसका प्रॉपर डिफिनीशन मैं बताऊं तो प्रॉपर डिफिनीशन कुछ इस तरह से बन सकता है कि व्हेन अ सिंगल कोऑर्डिनेट इज यूज्ड to represent the position or change in position of an object, then it will be called as 1D motion. अगर कोई फोर्थ डायमेंशन क्या 11 डायमेंशन होता है, टोटल 11 डायमेंशन होते हैं, पर हर एक डायमेंशन पोजीशन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, कुछ और भी है। जैसे टाइम एक अलग डायमेंशन है, 3 डायमेंशन तो आपका कोऑर्डिनेट हो गए, है ना। तो टोटल 11 डायमेंशन होते हैं, उसमें से 3 डायमेंशन आपके पोजीशन के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। चलिए, सो अगर कोई भी नई आदर्श नहीं बता सकता, 11 डायमेंशन मैं आपको रिप्रेजेंट करके नहीं बता सकता, क्योंकि सारे डायमेंशन रिप्रेजेंट नहीं किए जाते, कुछ डायमेंशन उसके प्रॉपर्टी को भी रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। अगर हम लोग डायमेंशन की बात करते हैं तो वो ना सिर्फ पोजीशन है, सिर्फ लेंथ, विड्थ और हाइट ही नहीं है, उसमें और भी सारे हैं। लाइक टाइम है, चार्ज है, नहीं डायमेंशन को देख नहीं सकते, सारे डायमेंशन कैसे देख सकते हैं, सब अलग अलग डायमेंशन। ठीक है,
तो ये हो गया 1D मोशन। अगर सिर्फ और सिर्फ एक कोऑर्डिनेट की जरूरत हो तो उसको हम लोग बोलेंगे 1D मोशन। अगर दो कोऑर्डिनेट की जरूरत हो, अगर बॉडी का पोजीशन दो कोऑर्डिनेट्स में चेंज हो रहे हैं, लाइक अगर आपका एक्स वाई एक्सिस है, ये हो गया वाई और ये हो गया एक्स, और बॉडी को कुछ ऐसा प्रोजेक्ट किया गया है ना, या बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसका मतलब जो बॉडी का पोजीशन है वो हमेशा दो कोऑर्डिनेट में चेंजेज होगा। एक्स में भी चेंज हो रहा है और वाई में भी चेंज हो रहा है। इस तरह के मोशन को हम लोग बोलेंगे 2D मोशन, है ना। और 3D मोशन, लाइक अगर कोई बी है, मच्छर या मक्खी, अगर वो किसी रूम में तैर रहा है, इधर उधर उड़ रहा है, तो उसके मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कितने चाहिए, 3 डायमेंशन की जरूरत पड़ेगा। उसको हम लोग बोलेंगे 3D मोशन, है ना। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं मोशन ऑफ बी। ये एग्जांपल है 3D मोशन का। अच्छा, 1D मोशन का एग्जांपल क्या हो जाएगा, ये पहले ही बता चुका हूं। इसका एग्जांपल हो जाएगा रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 1D मोशन, दैट इज रेक्टिलिनियर मोशन, या बोल सकते हो कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा या जो ऑब्जेक्ट का मोशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ किसी एक कोऑर्डिनेट में होगा, आइदर इन एक्स, आइदर इन वाई, आइदर इन जेड। तो स्टार्ट करते हैं 1D मोशन। वन डी मोशन, इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं, व्हेन only one coordinate, when only one coordinate is required, when only one coordinate is required to to represent a state of motion and position of an object is called 1D motion, ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, अगर कोई ऑब्जेक्ट लेट सपोज किसी भी पॉइंट पर अगर पोजीशन ए है इसका, एंड दिस इज x1 कॉमा y, ये हो जाएगा आपका x1 और ये हो जाएगा y। थोड़े देर के बाद ये ऑब्जेक्ट मूव किया और पोजीशन बी पर पहुंच गया, तो पोजीशन बी का कोऑर्डिनेट होगा वो x2 कॉमा y, एंड दिस विल बी योर पोजीशन x2। दिस इज ओरिजिन 0 कॉमा 0। आप इसमें देख सकते हो कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इनिशियली किसी पोजीशन पर था, ए पोजीशन पर, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या था, x1 कॉमा y, है ना। लेकिन जब ये मूव किया बी पोजीशन पर, तो ये x2 कॉमा y हो गया। y में कोई चेंजेस नहीं है, पहले भी y कोऑर्डिनेट था, अब भी ये y कोऑर्डिनेट ही है, करेक्ट। इसका मतलब y डायरेक्शन में इसका कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ है, इसका जो पोजीशन चेंज हो गया वो किधर हो गया, सिर्फ और सिर्फ x डायरेक्शन में हो गया। इस तरह के मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, 1D मोशन। और ये जब भी होगा क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन ही होगा, एक स्ट्रेट पाथ होगा। सर, हाँ सर बोले दोनों कोऑर्डिनेट के बीच से जो स्ट्रेट लाइन बनेगा वो कौन सा मोशन होगा? दोनों कोऑर्डिनेट के बीच से मतलब नहीं समझा, कुछ इस तरह से सर ऐसा? ओरिजिन से, हाँ यस सर, मतलब ये ऐसा, यस सर। अगर इस तरह का अगर मोशन हो गया तो इस तरह का हम लोग मोशन को 2D मोशन कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसके हर एक पॉइंट पर देखिए, इसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों वेरी कर,
सही ना? यस तो ये जो मोशन हो जाएगा ये वाला, इसको हम लोग बोलेंगे 2D मोशन, और ये जो मोशन हो गया इसको हम लोग बोलेंगे 1D मोशन। ठीक है, कोई यस डाउट? यस तो यहाँ पर ये ओरिजिन से ए पॉइंट तक जाने के लिए इसका एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट वेरी किया, ए से बी तक जाने के लिए इसका सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही पोजीशन चेंज हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 1D मोशन। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही बदले, हो सकता है कि आपका मोशन के दौरान आपका जो पोजीशन है वो सिर्फ वाई डायरेक्शन में चेंज हो, है ना? जैसे पहले पोजीशन था एक, सॉरी, पहले अगर पोजीशन था आपका x, y1, बाद में आपका पोजीशन हो गया x, y2। इसका मतलब आपका पोजीशन क्या है? x डायरेक्शन में कांस्टेंट है, मतलब x कोऑर्डिनेट इसका क्या है? कांस्टेंट है। चेंज क्या हो गया? y डायरेक्शन। तो ये भी मोशन क्या हो गया? 1D मोशन ही कहलाएगा। अच्छा, इस तरह का एग्जांपल आप लोग जानते होंगे। ये एग्जांपल हो सकता है किसका? फ्री फॉल का। इसी को तो हम लोग फ्री फॉल कहते हैं ना। एक ऑब्जेक्ट को सिंपली मोशन ऑफ बस 1D होगा, पॉसिबल ही नहीं है। मोशन ऑफ बस, अगर बस सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो उसको बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है 1D मोशन है। लेकिन अगर नॉर्मल जिस तरह से हमारा रोड बना होता है एक्चुअल प्रैक्टिकली, तो क्या उस मोशन को हम लोग कह सकते हैं कि ये 1D मोशन है? नहीं, आपका रोड ऐसा जाता है, ये इधर गया, कभी सीधा गया, फिर ऐसा गोल घूम जाएगा, ऐसा जाएगा। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको 2 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी। अभिनव कह सकते हैं ट्रेन को, ट्रेन के मोशन को आप कह सकते हो ये 1D मोशन है। हाईवे स्ट्रेट है तो कह सकते हो। आप बोलोगे कि हाँ ठीक है, ये जैसे मान लो मैं अगर 3D फिगर बनाऊं तो ये आपका कुछ ऐसा दिखेगा, है ना? ये आपका मान लीजिए जमीन पे कुछ 3D फिगर आपको दिख रहा होगा ऐसा। अब ये बस का मोशन मान लीजिए यहां से स्टार्ट हो गया या यहां से स्टार्ट हो गया, तो ये कुछ दूर ऐसा जाएगा, फिर ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, फिर यहाँ पहुंच जाएगा। ये ए पोजीशन है और ये बी पोजीशन है। तो आपके पाथ देख रहे हो ना, ये अगर इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये है एक्स एक्सिस और ये हो जाएगा वाई एक्सिस, तो देखिए इसका जो पोजीशन जो चेंज हो रहा है वो एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, तो इसको हम लोग 2D मोशन बोलेंगे। हाँ, अगर देखिए ओवरऑल अगर आप बोलोगे कि यहां से दिल्ली तक का पूरा ट्रैक का आपको रिकॉर्ड लेकर के बैठो तो फिर वो 2D मोशन हो जाएगा। मैं वही चीज बताने जा रहा हूं कि जैसे मान लीजिए कि मुझे सिर्फ फाइंड आउट करना है यहां से यहां तक, है ना? ये ए से बी हो गया ना, मान लीजिए कि ये पॉइंट सी है, तो अगर मैं सिर्फ इतने दूर को ए टू सी को मैं स्टडी करना चाहता हूं तो इसको बोल सकता हूं ना स्ट्रेट लाइन। ये पॉइंट क्लियर है क्या? क्यों? क्योंकि मैं अब कोऑर्डिनेट बना लूंगा ऐसा, ये हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट और ये हो जाएगा वाई कोऑर्डिनेट। हाँ या ना? नहीं आया समझ में? यस सर अगर मैं इस छोटे से पाथ की मैं बात करूं, ये छोटे से पाथ की बात करूं, तो ये तो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन अगर मैं ओवरऑल ए से बी तक की बात करूं तो ये पाथ देखो, पाथ तो वेरी कर रहा है हर एक पोजीशन पे, एक्स और वाई में भी वेरी कर रहा है। सिमिलरली अगर मैं ट्रेन के पाथ को यहाँ पटना से दिल्ली की मैं बात करूं कि बताइए क्या वो 1D मोशन है? बिल्कुल ही नहीं है। हाँ, अनिमेश 3D मोशन भी हो सकता है, जैसे मान लो कि कभी पहाड़ पे चढ़ गया, कभी नीचे चला गया, तो 3D मोशन भी हो सकता है, क्यों नहीं? प्रैक्टिकली अगर बात करूं तो, लेकिन जब हम लोग फिजिक्स में जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वहां पर इन सारी चीजों को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। एज्यूम किया जाता है कि जो बस है वो सीधे जा रही है ना, और कोई ऊपर नीचे नहीं जा रही है, पाथ स्ट्रेट लाइन है। तो ये सब कुछ एजम्पशन है जो कि आपको एज्यूम करना पड़ेगा। पॉइंट शुड बी नोटेड। डाउट अच्छा है कि हाँ ठीक है ऊपर नीचे जाएगा तो फिर वो जेड डायरेक्शन में भी गया ना, तो 3D मोशन हो गया। हाँ ठीक है, वो भी गया। क्लियर है क्या सबको? किसी को डाउट है यहाँ पे?
1D 2D 3D? क्लियर है, क्लियर है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया 1D मोशन। देखिए पाथ चाहे कोई भी रहने दीजिए, कितना भी लंबा रहने दीजिए, अगर आप जितना छोटा सेगमेंट को आप कंसीडर करोगे वो स्ट्रेट लाइन होते जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप सर्कुलर मोशन को भी अगर आप स्टडी करना चाहते हो ना, तो सर्कुलर मोशन में भी हर एक छोटे छोटा सेगमेंट एक स्ट्रेट लाइन ही होता है, ये आपको पता है ना। हर छोटा छोटा एक सेगमेंट स्ट्रेट लाइन ही होता है। अगर इतने पार्ट को अगर मैं हम लोग जूम करके देखें, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो अगर आप जूम करके देखोगे तो ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में ऐसा स्ट्रेट लाइन ही दिखेगा। ठीक है, सो नॉर्मली हम लोग यही कंसीडर करते हैं कि जो भी पाथ है, जो भी फॉलो किया जा रहा है, वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, है ना। इसलिए हम लोग इसको 1D मोशन में बस वगैरह का एग्जांपल डाल देते हैं। एक कंसेप्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट मास। पॉइंट मास ये सब एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन में यूज होता है, इसलिए मैं ऐसा आपको टर्म्स बता देता हूँ। पॉइंट मास का मतलब क्या हो गया? कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि पॉइंट हो सकता है। पॉइंट का मतलब क्या है? जिसका लेंथ ना हो, जिसका विड्थ ना हो, जिसका हाइट ना हो, उसी को हम लोग पॉइंट बोलते हैं। लेकिन कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका लेंथ, विड्थ और हाइट ना हो? ऐसा पॉसिबल ही नहीं। तो ये हम लोग कंसेप्ट कब यूज में लेकर के आते हैं? जैसे मान लीजिए कि आपका रेंज ऑफ जो मोशन है ना, फॉर एग्जाम्पल यहां से बस चल के पटना से जाती है दिल्ली, तो डिस्टेंस कितना हो गया? लगभग 1100 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर, है ना। और बस का लेंथ कितना होगा? बस का लेंथ मैक्सिमम कितना हो सकता है? 10 मीटर या 15 मीटर, यही होगा ना। तो कहाँ 1000 किलोमीटर और कहाँ 15 मीटर, दोनों के बीच में कोई कंपैरिजन है? नहीं है। 1000 किलोमीटर में 15 मीटर ऐड भी कर लेंगे तो क्या फर्क पड़ जाता है? आई बात समझ में? तो जब हम लोग बात करेंगे लॉन्ग डिस्टेंस का, a range of distance is very large, then the size of object can be considered as point object. ये क्लियर है? लेकिन अगर हमारा रेंज ही है समझो 10 मीटर का या 25 मीटर का, मान लीजिए कि ए पॉइंट से बी पॉइंट का अगर रेंज है हमारा लेट सपोज दैट 100 मीटर, 100 मीटर, तो 100 मीटर में 15 मीटर या 20 मीटर ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना मायने रख जाता है ना। बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा 15 मीटर और 20 मीटर। 100 में से 20 घटा दिया तो 80, 20 जोड़ दिया तो 120। इसका मतलब टोटल डिफरेंस कितना आ जाएगा? 40 मीटर का डिफरेंस आ सकता है। सो एंड इन दैट केस हम लोग इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मानेंगे। अनिमेश आप बिल्कुल एक एटम का भी हाइट और एटम का रेडियस निकालते हैं भाई। एक एटम का एवरेज जो रेडियस होता है 0.53 एंगस्ट्रॉम इनटू a⁻⁴ ए क्या हो गया यहाँ पर? एंगस्ट्रॉम को बाद में लिख देते हैं। ए को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर। तो एक हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो उसका जो रेडियस होगा वो कितना हो जाएगा? 0.53 एंगस्ट्रॉम के बराबर हो जाएगा। एक एंगस्ट्रॉम मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। इसका मतलब इसका कुछ ना कुछ तो वैल्यू होता है। दुनिया में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जो कि पॉइंट है। बस हमें इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो, है ना। अगर मैं पूरे एक ऑब्जेक्ट 1 मीटर बाई 1 मीटर ऑब्जेक्ट में बात कर रहा हूं, तो वहां पर ये 0.53 एंगस्ट्रॉम कहीं स्टैंड नहीं करता है। कोई मतलब ही नहीं बनता है ये डायमेंशन बड़ा होगा या छोटा होगा। जैसे इतना बड़ा एक ऑब्जेक्ट है, इसमें से 2-4 इलेक्ट्रॉन अगर निकल भी जाए तो क्या फर्क पड़ जाता है? जहां बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसमें से 4-5 इलेक्ट्रॉन के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतना इलेक्ट्रिसिटी तो हमारा बॉडी हमेशा झेलते रहता है। आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में 400 वोल्ट का डिफरेंस है हमारे जमीन और टॉप मोस्ट एटमॉस्फेयर के बीच में। तो इतना इलेक्ट्रॉन हमारे बॉडी से तो हमेशा आते जाते रहता होगा, है ना। तो एटम का भी एक साइज होता है। मेरा कहने का मतलब ये कि आप पॉइंट ऑब्जेक्ट और पॉइंट मास आप तब एज्यूम कर सकते हो जब आपका रेंज ऑफ डिस्टेंस काफी लार्ज हो
अगर रेंज ऑफ डिस्टेंस बहुत छोटा है या कंपेरेबल है साइज ऑफ मैटर से, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से, तब आप पॉइंट मास कंसीडर नहीं करेंगे। ये पॉइंट क्लियर है सबको? आगे बढ़े। हाँ दिव्या बोलिए। दिव्या बोलिए, कोई डाउट है? नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, पोजीशन के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में अगर आपको स्टडी करना है तो सबसे पहले उसके पोजीशन का पोजीशन रिप्रेजेंट करने आना चाहिए। और पोजीशन दो तरह से रिप्रेजेंट होता है, एक होता है कार्टेशियन और दूसरा हो जाता है पोलर। अगर आप पोजीशन रिप्रेजेंट कर पा रहे हो तो देन नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्टेंस हम लोग किसको बोलते हैं? ये सब आप पहले पढ़ चुके हो, बोला था रिवीजन करने के लिए। डिस्टेंस हम लोग किसको बोलेंगे? बोलिए, एनीवन? The actual path traveled by a body is called distance. जल्दी जल्दी, actual path traveled by body called distance. ठीक है? So actual path कुछ भी हो सकता है। A पॉइंट से B पॉइंट तक जाने में जो भी आप डिस्टेंस ट्रेवल करोगे, दैट विल बी द लेंथ ऑफ दिस पाथ। यहां से यहां गया, बी गया तो ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई, ये हो गया एफ। इन सारे पाथ को ऐड कर दीजिए, इन सबको, यस, इसको बोलेंगे हम लोग डिस्टेंस। तो इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होता, इसलिए डिस्टेंस क्या हो जाता है? डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है? और भी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव, है ना? और ये है क्या? ऑलवेज। ये स्टेटमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें टर्म लग गया है ऑलवेज या नेवर। यहां पर लिख सकते हो डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव, कांट की जगह नेवर अच्छा रहेगा। नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। हाँ, ये जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, पर नेगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है? और जो इसका यूनिट हो जाएगा एसआई यूनिट, वो क्या हो जाता है? मीटर। ठीक है? और सीजीएस क्या हो जाएगा? सीजीएस यूनिट वो हो जाएगा सेंटीमीटर। और एफपीएस की बात करें, फुट पाउंड एंड सेकेंड, तो ये हो जाएगा फीट, है ना? कुछ कन्वर्जन्स है जो आपको याद होनी चाहिए। जैसे क्वेश्चन में कभी भी आपको अदर यूनिट्स भी दे सकता है, तो आपको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करने आना चाहिए। जैसे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, बच्चों वाली सवाल, कितना भारी, और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 1/100 मीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 3.28 फीट होता है ना? और 1 फीट इज इक्वल टू लगभग 0.3 मीटर होता है। ये कुछ कन्वर्जेंस है जो आपको जान लेनी चाहिए, है ना? और कोई जानते हो? अभी सोशल डिस्टेंसिंग कितना है? गज भी होता है ना? 2 मीटर। हाँ, 1 गज बराबर 3 फीट। तो सोशल डिस्टेंसिंग है 2 फीट, इसका मतलब हमें 6 फीट का मिनिमम डिस्टेंस मेंटेन करना है। 3.37 हो। कहाँ पे? 1 मीटर इज इक्वल टू फीट में 3.28। जहां तक मुझे इंडस्ट्रियल नॉलेज है तो वो 3.28 ही है।
ठीक है। गूगल सर। हाँ मुझे पता है आप लोगों के पास गूगल है और उसमें इंटरनेट भी है, आप लोग उसका सही इस्तेमाल कर रहे हो। गुड, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, 3.37 इस्तेमाल कर लीजिएगा, डेसिमल से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ जाएगा आपके आंसर पे, पर 3.28 मुझे एग्जैक्ट यही पता है, स्टैंडर्ड बुक्स में भी यही दिया होगा। तो ये हो गया डिस्टेंस के बारे में कि डिस्टेंस कभी भी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है ना, और डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, जब भी होगा तो 0 या 0 से बड़ा ही होगा। नेक्स्ट टर्म है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? Length of the shortest path between initial to final point. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस Shortest distance covered by a body from initial to final position. बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन कह सकते हैं ना, बिटवीन इनिशियल एंड, हाँ जी। डिस्टेंस 0 कैसे हो सकता अगर बॉडी मूव नहीं करेगा तो 0 हो जाएगा, बॉडी मूव नहीं करेगा तो डिस्टेंस कवर्ड 0 ही होगा ना। ओके। सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अच्छा देखिए, डिस्प्लेसमेंट निकालने का सबसे बेस्ट तरीका, जैसे अभी स्टार्टिंग में जो प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व किया था वो कैसा था, ये स्टार्टिंग ओरिजिन से कर रहा है, इसका मतलब हमें स्टार्ट पॉइंट इनिशियल पोजीशन मिल गया, इनिशियल। फिर उसके बाद वो कहा गया था 20 मीटर नॉर्थ में गया था ये बी, एंड देन 60 डिग्री नॉर्थ वेस्ट में 35 मीटर गया था, दिस इज पॉइंट सी। तो व्हाट इज द इनिशियल पोजीशन, दैट इज द ओरिजिन 0,0, और फाइनल पोजीशन क्या है, सी। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा ये ए से सी के बीच में, दैट विल बी द डिस्टेंस ऑफ ए सी। हमें बीच में कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ए से बी गया या सी गया या डी गया, कहां गया, हमें उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन कहां है, इस बात से फर्क पड़ता है कि डिस्प्लेसमेंट कहां हो। करेक्ट। तो डिस्प्लेसमेंट निकालते समय हमेशा ये आपको नोटिफाई करना जरूरी है कि उसका इनिशियल पोजीशन कहां है और फाइनल पोजीशन कहां है, बाकी उसका पाथ कैसे भी रहने दीजिए, इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। चलिए, अगर ये आ गया इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों है, कैसा है, ये सब 9th में आप लोग जानते होंगे, मैं सिर्फ आप लोगों को क्विक रिवीजन करा देता हूँ। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, साई यूनिट हो जाएगा सेम एज मीटर, सीजीएस क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, और एफपीएस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फीट। ठीक है ना। तो ये हो गया इसका यूनिट के बारे में। कन्वर्जन अब, अच्छा ये आता है ना किलोमीटर वाला, किलो, हेक्टर, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर, माइक्रो, नैनो, ये सब तो याद है ना, भूल गए? याद है सर। याद है सर। जरूरत पड़ सकता है वो। अच्छा ये मैं मिटा भी दिया। अच्छा ये यूनिट हो गया, ओके गुड। वो हमेशा याद होना चाहिए बिकॉज क्वेश्चन वहां पर थोड़ा सा उलझा देते हैं। यूनिट हो गया, इसके बाद हो गया क्या, डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, नेगेटिव, पॉजिटिव, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। उसके बाद डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन या इंपॉर्टेंट फैक्ट बोल सकते हो या नोट बोल सकते हो, जो लिखना है लिख लीजिए। पहला पॉइंट आप ही बता दीजिए, डिस्टेंस ऑलवेज Positive. ग्रेटर और इक्वल टू 0। इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट।
जो डिस्टेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट से हमेशा बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, है ना। डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। कोई बता सकता है कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर कब होगा? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में सर स्ट्रेट लाइन में होगा। या ऑब्जेक्ट एट रेस्ट हो तो डिस्टेंस जीरो डिस्प्लेसमेंट जीरो, दोनों ही कंडीशन है ना। यस सर। तो यहां से एक हो सकता है डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कब होगा? ये रेक्टिलिनियर मोशन या बोल सकते हो 1D मोशन। when object when direction of, या डायरेक्शन की जगह डायरेक्ट लिख देता हूं 1D मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सिर्फ स्ट्रेट लाइन बोलने से कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा। ये भी तो है, स्ट्रेट लाइन गया, एक बार गया और फिर वापस आ गया, ए से बी सेम डायरेक्शन। हाँ, तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी होना जरूरी है ना, कि ए से बी तक गया तो उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। उसका मैग्नीट्यूड हो भी सकता है लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। मैग्नीट्यूड चेंज हो गया तो चलेगा। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो भी चलेगा, या बेस्ट सुटेबल अगर मैं बोलूं यहाँ पर लाइन लिखने के लिए तो वो हो जाएगा विदाउट चेंज इन डायरेक्शन, तब ये ठीक हो जाएगा। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर कब हो जाएगा? जब बॉडी रेक्टिलिनियर मोशन करेगा या 1D मोशन करेगा विदाउट चेंज इन एनी डायरेक्शन, तो डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ये हो जाएगा पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं? displacement can be zero. Displacement can be zero even distance is positive. So डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है अगर डिस्टेंस पॉजिटिव हो तो भी। कोई ऐसा कंडीशन बताइए जहां पर डिस्टेंस का वैल्यू आ जाए, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू जीरो हो जाए। यहाँ से पटना गए, पटना से वापस आ गए। सर्कुलर मोशन सिंपल एग्जांपल। हाँ, ए पोजीशन से स्टार्ट किया और वापस से ए पोजीशन पर स्टार्ट आ गया। इसका मतलब इस कंडीशन में जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जीरो। इनिशियल और पोजीशन डिस्टेंस हो जाएगा 2 पाई। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन है क्या? नो सर। ठीक है, तो ये हो गया डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट। सर हाँ, डिस्प्लेसमेंट कब निगेटिव होगा? डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा। देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपने डिफाइन किया दिस इज योर ओरिजिन 0,0, ठीक है। इसका मतलब इस ओरिजिन से ये डायरेक्शन पॉजिटिव होगा और ये डायरेक्शन नेगेटिव होगा। ये डायरेक्शन पॉजिटिव होगा और ये डायरेक्शन नेगेटिव होगा। जैसे मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है जो कि ओरिजिन से स्टार्ट हो गया और इधर की तरफ चला गया, ए पोजीशन से स्टार्ट किया और बी पोजीशन पर आ गया। इसका मतलब अभी जो डिस्प्लेसमेंट होगा फ्रॉम ए टू बी दैट विल बी द नेगेटिव, है ना। यस सर। नेगेटिव साइन डजंट मीन कि आप -10 मीटर आ गए। माइनस साइन ओनली रिप्रेजेंट द डायरेक्शन, ठीक है। सर ये 2D मोशन में होगा क्या? हाँ जी, ये 2D मोशन में होगा क्या? एक्चुअली मैंने इसको जानबूझ के गलती से बना दिया। अगर मैं मुझसे सीधा लाइन खींच पाता तो ये 1D मोशन ही हो जाता, ऐसा कुछ है ना।
ठीक है ना? Yes, sir. मेरा लाइन टेढ़ा हो गया था, इसका मतलब मोशन 2D नहीं हो गया, वो मेरा मिस्टेक। क्लियर? वेक्टर में मतलब बोले तो अभिनव समझा नहीं, क्या बोलना चाह रहे हो? अभिनव क्या डाउट है, बोलिए। चलिए, तो बहुत सारे एग्जांपल तो आप लोग बहुत पहले ही कर चुके हो। वेक्टर में डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, हाँ होगा, क्यों नहीं होगा। एग्जांपल बहुत सारा आप कर चुके हो पहले भी, कुछ एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि ए पॉइंट से स्टार्ट हो गया, बी पॉइंट पर गया, सी पॉइंट पर गया, डी ई एफ जी, है ना? तो बताइए, ये हो गया बी सी डी ई एंड एफ। ऑब्जेक्ट का मूवमेंट कुछ ऐसा है। व्हाट विल बी जिसका रिजल्टेंट 0 होगा, डिस्प्लेसमेंट भी 0 होगा। डिस्टेंस लेकिन 0 नहीं होगा। नो सर। है ना? तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम है। अच्छा चलिए, ये सब क्वेश्चन आसान है, एकदम सस्ता वाला सवाल है, फिर भी हमको टाइम पास करना जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग का हो सकता है कि छूट गया होगा। ये क्वेश्चन कर लो, खुशी होगी अगर आप लोग कर पाओ तो। देखता हूं वेक्टर कितना आता है। दिस इज ए बी सी डी ई एंड एफ। ए से बी गया, सी डी और ये हो गया, है ना? सो फाइनल पोजीशन इज एफ, और ये रेगुलर हेक्सागन है, पार्ट ए है ना? तो बताइए व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट? ए बी वेक्टर फॉर्म में चाहिए, वेक्टर फॉर्म में। अच्छा चलिए, मैं ऑप्शन दे देता हूं, शायद आप लोग समझ नहीं पा रहे। ऑप्शन हो जाएगा ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर 3, सी डी वेक्टर एंड 4 डी ई वेक्टर। एफ वेक्टर ऑप्शन में नहीं है। सर CD वेक्टर। कौन सा? ये वाला CD। हो जाएगा ना? क्यों? क्योंकि इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो एफ वेक्टर होगा, एंड एफ वेक्टर विल बी द पैरेलल टू द CD वेक्टर। तो CD वेक्टर हो गया। यस शुभम, करेक्ट। समझ में आया ना? तो ये इस तरह का थोड़ा सा घुमा करके ट्रिकी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्लियर? तो मेरे हिसाब से डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट खत्म हो गया। बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग कर चुके हो वेक्टर के फॉर्म में भी। इसका मैं आपको डीपीपी सेंड कर देता हूँ, वो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में। कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, है ना? नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन खत्म कर देंगे। कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो सर। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय। बाय सर, थैंक यू सर। बाय थैंक सर। यू, बाय। Yes, sir.